Good morning, people. So, this is the first lecture of CS Foundation Taxation, and this lecture is going to be valid for December, the December attempt 2020 and onwards. So, आप लोग ये बोल सकते हो कि ये मई अटेम्प्ट के लिए भी रेलेवेंट रहेगा. So, without wasting any further time, we jump into the contents. So let me open the chapters first. Yeah. So let us first understand the syllabus for tax laws. So the exam pattern is MCQ based, and it has two parts: direct tax, which contains 50 marks, and another 50 is for indirect taxation. So part 1, that is direct tax, contains chapters which you can see clearly. This is the first chapter is nothing but an introduction chapter. So this is introductory, like background of taxation system in India, vital statistics, layout, administration, and all. So this is just an introduction, not important for examination purpose. Those who have studied these things in somewhere else, like CA intermediate or anywhere else, they definitely can skip this. So after that, basic concepts of income tax. तो ये थोड़ा बहुत आपको मतलब बेसिक नॉलेज से इंट्रोडक्शन देगा बेसिक नॉलेज का. एंड उसके बाद यहाँ से अपना कंटेंट चालू होता है. इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, exempt incomes. Exempt incomes means these are not taxed at all. These incomes are not taxed at all. Yes, one thing I must clear to all of you. You start taking notes simultaneously. आप वीडियो भी देखते रहो, उसके साथ साथ नोट्स भी आप रिकॉर्ड करते चलो, ताकि बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके नोट्स ना लेना पड़े. सो टू जस्ट सेव योर टाइम. Then computation of income under the various heads. This is the most important part of your syllabus. यहाँ पे 5 हेड्स का बात करेंगे ये लोग. एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन मीन्स सेल ऑफ प्रॉपर्टी, उस पे जो टैक्स लगेगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये बेसिकली रेसिडुअरी हेड है. जो भी इनकम ये बाकी के 4 हेड्स में एडजस्ट नहीं होते हैं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज IFOs में जाता है. सो ये हो गया आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक. देन क्लबिंग प्रोविजंस एंड सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जानना है कि क्लबिंग क्या होता है. एक तो यहाँ पे 2-3 टर्म आप लोग को नए से सीखना पड़ेगा. एक है क्लबिंग, दूसरा है सेट ऑफ, तीसरा है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. क्लबिंग मीन्स इनकम
of any other person includable in the income of the assessee. तो इसके बाद ये डाउट आता है, हु इज एन एसएससी? ओके, तो एसएससी वो होता है द पर्सन पेइंग टैक्स. सो बेसिकली जो बंदा या जो इंसान टैक्स पेमेंट करता है उसको हम लोग एसएससी बोलते हैं. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज सेट ऑफ? सेट ऑफ मीन्स, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ. सेट ऑफ, सेट ऑफ मीन्स करंट. एक्चुअली सेट ऑफ का मतलब ऐसे समझ सकते हैं करंट ईयर और पास्ट ईयर्स losses is deducted from current year's profit before paying tax. So basically set off का आप लोग ऐसे याद रखो कि इस साल का टैक्स पेमेंट करने से पहले जो भी इनकम आता है, मतलब जो इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उस इनकम से ये साल का कोई भी लॉस है या फिर पिछले सालों का कोई भी कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस है जो उस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया था, तो उसको अपन यहाँ से डिडक्ट करेंगे एंड उसके बाद वो बैलेंस वाला इनकम से हम लोग टैक्स पेमेंट करेंगे. So you can remember it like this: current year's profit minus past year or current year losses. Okay, ये हुआ set off. Now what is carry forward? Carry forward of losses. What is carry forward of losses? तो carry forward का ये मतलब आता है the loss which cannot be set off during the current year due to non-availability of profits. The loss which cannot be set off during the current year due to non-availability of profits. अभी इसका मतलब क्या है? मतलब से फॉर एन एग्जाम्पल, ये साल में समझो अपना टोटल प्रॉफिट आया 1,00,000 एंड यही साल का टोटल लॉसेस है 1,20,000. तो हम लोग मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं लॉसेस? अप टू 1,00,000. तो बाकी का 20,000 का क्या करेंगे? अभी टैक्सेशन लॉस बोलता है कि लॉसेस का आपको सेट ऑफ मिलेगा, तो ये साल सेट ऑफ भले ही नहीं हो पा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो और अगले साल आपका जो प्रॉफिट आएगा उसमें से घटा दो एंड वो लेसर अमाउंट पे आप लोग टैक्स पेमेंट करके चलो. सो दिस इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. दीज आर बेनिफिशियल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ. ओके, एंड ये सब चीज़ अभी आप लोगों को उतना नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा, बट फिर भी मैं बता के चलता हूँ.
ये सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, ये सब चीज़ टैक्स प्लानिंग में आता है. These are all parts of tax planning. Smart taxpayers, they do plan pretty well and they take advantage of these beneficial provisions. So this is a basic summary. And उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें से एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. दो टर्म बार बार ये टैक्सेशन में घूम फिर के आएगा. एक है असेसमेंट ईयर, दूसरा है प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर है वो साल, सिंपली प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर. से अभी अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-2021. ये फाइनेंशियल कब ख़त्म होते हैं? ये द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021. अभी अपन असेसमेंट ईयर किसको बोलेंगे? असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें असेसमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ता है. ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद असेसमेंट चालू होगा. तो असेसमेंट ईयर है द वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर. अपने केस में, अपना एग्जाम्पल में, असेसमेंट ईयर इज 2021-2022. एक और चीज़ आप लोग जान लो, ये आगे के चैप्टर्स में काम आएगा. व्हाट मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व इन द होल असेसमेंट थिंग. फर्स्ट स्टेप, फाइनेंशियल ईयर, इसमें इनकम्स जनरेट होगा एसएससी का. द वेरी नेक्स्ट स्टेप, एसएससी shall file his or her return of income. रिटर्न ऑफ इनकम मतलब सेल्फ असेसमेंट. मतलब एसएससी खुद से सारा हिसाब किताब करके एक रिटर्न ऑफ इनकम बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, तो वो चीज़ टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करेगा एंड एसएससी डिक्लेयर करेगा दैट ही हैज़ टू पे दिस मच अमाउंट. एंड आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट प्रोसीजर स्टार्ट्स. ये असेसमेंट कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगी कि आपने जो डिक्लेयर किया वो सही है, गलत है, उसमें कुछ जोड़ना है, घटाना है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट. असेसमेंट ख़त्म होगा, उसके बाद चालू होगा टैक्स पेमेंट. टैक्स पेमेंट और यू कैन से टैक्स recovery. So this is the overview of the taxation system. Okay, तो ये deductions from gross total income, rebate, relief, computation of total income and tax liability of various entities. तो अभी देखते हैं अपने सिलेबस में कौन कौन सा एंटिटीज़ है. एक तो एंटिटीज़ बोले तो these are the type, you can say types of assessees. ये सारे लोगों का टैक्स कैलकुलेशन अपने को सीखना है. एक है इंडिविजुअल. इसका एक एग्जांपल है मिस्टर राम. कोई भी सैलरीड पर्सन है, उसका कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, ही इज़ एन इंडिविजुअल. नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एच आपको पता रहेगा. एच किसको बोलते हैं? जो अनडिवाइडेड फैमिली होता है, लाइक से मिस्टर राम,
and his son daughter. ओके, तो जो मेंबर्स है ये लोगों को, ये सब लोगों को बोलते हैं कि दीज आर द मेंबर्स ऑफ द हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. एंड वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, HUF में मदर इज नॉट अ पार्ट ऑफ HUF. मदर मीन्स वाइफ ऑफ द कर्ता. अपना एग्जाम्पल में कर्ता मिस्टर राम है, मिस्टर राम की वाइफ जो है तो वो इंक्लूडेड नहीं होंगे ये मेंबर्स में. एंड उसके बाद अपना यहाँ पे आता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. ये कंपनी का असेसमेंट है, बाद में अपने सीखते चलेंगे ये सब. अभी आप लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता दूंगा तो हेवी जाएगा शायद से. उसके बाद पार्टनरशिप फर्म LLP. LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्मल वन यू कैन से. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोग कहाँ देखते हो, जैसे ये जो जितना भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है ये सब एक कोऑपरेटिव के स्ट्रक्चर में चलता है, तो मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया. एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP बोलते हैं. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI. दीज आर काइंड ऑफ क्या बोले इसको, AOP BOI जो भी है, नॉट दैट मच ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एन एंटिटी. एंड पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्टोरल ट्रस्ट है, एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन. 12AA सेक्शन 12AA आता है चैरिटेबल ट्रस्ट. चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी चैरिटी करता है वो अपने सीखेंगे. सेक्शन 12AA क्या बोलती है, इन्वॉल्व्ड इन चैरिटेबल पर्पसेस. ओके, देन आपका सिलेबस में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स इंसिडेंस ऑन कंपनीज. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको अपने प्यार से बोलते हैं DDT. कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट को. फिर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स. मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एक ऑल्टरनेट तरीका है कंपनी का, से ये सिर्फ मैट ओनली कंपनी पे एप्लीकेबल होती है. ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है कोई भी कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करने का. ठीक है. अदर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनीज एंड इक्वलाइजेशन लेवी. इक्वलाइजेशन लेवी है, इसको अपने प्यार से बोलते हैं गूगल टैक्स. तो इक्वलाइजेशन लेवी है, यू कैन से जो भी जैसा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स होती है आजकल, हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है हर चीज़ का. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए कोई भी कंपनी या फर्म उसका बिजनेस पर्पस के लिए कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन को अगर पेमेंट करता है, देयर इज़ अ सेलिंग लिमिट ऑफ दैट. उसके बाद ही 1 लाख का लिमिट होता है, तो उसके बाद ही ये इक्वलाइजेशन लेवी होगा. सो ये सब अपने चैप्टर्स के साथ साथ सीखते चलेंगे. फिर आता है प्रोसीजरल कंप्लायंस. ओके, पैन 10 नंबर है. फिर TDS एंड टैक्स कलेक्शन, TDS TCS पैन 10, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रिटर्न्स, सिग्नेचर्स, फाइलिंग, फी एंड इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट. ओके, ये रिटर्न ऑफ इनकम, ROI, कलेक्शन, रिकवरी, रिफंड. तो बेसिकली ये बोल सकते हो आप, ये प्योरली थियोरी. मतलब ये कंप्लायंसेस है. दीज आर कंप्लायंसेस विच द टैक्स पेयर शुड कंप्लाई विथ. एंड असेसमेंट जो मैंने अभी बोला, व्हाट इज असेसमेंट, अपील एंड रिवीजन. असेसमेंट, टाइप ऑफ असेसमेंट, अपील, रिवीजन.
सर्च सीजर, क्या क्या पेनल्टी आता है कुछ भी ऑफेंस होगा तो। सर्च सीजर बोले तो आप लोग शॉर्ट में याद रखो, इसको रेड बोलते हैं। रेड मूवी देखा है ना अजय देवगन का, वही छापा मारना, दैट इज़ द थिंग। ये इजी समझ में आता है ये रेड सुनने से। तो ये हुआ। फिर ये एक पार्ट है केस लॉज, केस स्टडीज़ एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। केस लॉ क्या होता है? रिसेंट कोर्ट जजमेंट्स। अभी कोई भी प्रोविज़न है तो उसको लेके एसएससी एंड टैक्स डिपार्टमेंट के बीच झगड़ा चल रहा है। मतलब देयर इज़ अ लूप होल इन द प्रोविज़न, तो एसएससी को समझ में नहीं आ रहा है, उसने कुछ गलत कर दिया, डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं ये सही है, ये वाइसी वर्सा। तो वो झगड़ा वाला केस को सुलझाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंस इन बिटवीन एंड दे सेटल द मैटर। तो उसके रिगार्डिंग जो कोर्ट जजमेंट्स आता है, वो जजमेंट्स को बाद में टैक्स लॉज में इंक्लूड कर दिया जाता है थ्रू अमेंडमेंट्स। ओके, तो ये हो गया केस लॉ एंड केस स्टडीज़। आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे एंड बेस्ड ऑन दैट विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस। मीन्स आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा से फलाना कंपनी का इनकम इतना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इतना है, उसका ईयर का टर्नओवर इतना रहेगा। तो अभी आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा कि इसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है कि नहीं करना है, इसका टोटल इनकम क्या आ रहा है, तो कितना टैक्स पेमेंट करना है। सो ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस। I think you all are clear with your syllabus. This is going to be really interesting. Trust me, this is not at all very different, very difficult. So just keep your patience and listen carefully. Enjoy the lectures, I would say. बस डेफिनेटली उतना आप लोग टेंशन मत लो, हो जाएगा। सबने किया, आप भी कर लोगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ समरी बना के रखा है, तो यू कैन टेक नोट्स ऑफ दीज थिंग्स। व्हाट इज़ असेसमेंट? अभी इसको लीगल लैंग्वेज में अपने बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है। हु इज़ एन एसएससी? द टैक्स पेयर इज़ एन एसएससी। जो टैक्स पे करेगा वही एसएससी है। कौन 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 सा पार्टीज इन्वॉल्व रहता है ये पूरा प्रोसेस में? एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दूसरा एसएससी। ये टैक्स कलेक्ट करेगा, ये टैक्स पेमेंट करेगा। ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसी के लिए हम लोग ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पहले ही आप लोगों को बता दिया व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर, व्हाट इज़ असेसमेंट ईयर। तो फॉर्मेट ऐसा है कि पहले अपने सारे हेड्स, जो 5 हेड है इनकम का 5 हेड होता है। एक सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। तो ये सबको हम लोग यहाँ पे ही पहले एक शॉर्ट नाम दे देंगे ताकि फ्यूचर में रेफरेंसिंग के लिए इजी रहेगा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन को पीजीबीपी बोलते हैं। कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन ही होगा, फिर भी सीजी लिख लो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हम लोग आईएफओएस बोलते हैं। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम आप लोग जोड़ोगे। ठीक है। ये जोड़ने के बाद यहाँ पे एक सब टोटल मारना है। एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये क्लबिंग ऑफ इनकम
कोई भी दूसरा इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। अब ये अदर पर्सन्स कौन होते हैं? एक तो माइनर चाइल्ड हो गया जिसका एज बिलो 18 ईयर्स है, तो उसका कोई भी इनकम है वो उसके पेरेंट्स के हाथ में इंक्लूड होता है, क्योंकि माइनर से टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं, तो उसका पेरेंट्स के हाथ में ये चीज़ क्लब हो जाएगा। फिर स्पाउस का कोई भी इनकम है, रेंटल इनकम वगैरह, वो भी क्लबिंग प्रोविजंस में आता है। इसका प्रोविजंस डिटेल में हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी बस फॉर्मेट्स देख लो कैसे होते हैं कैलकुलेशंस। उसके बाद आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अभी सेट ऑफ क्या है, कैरी फॉरवर्ड क्या है, उसका एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों को दे दिया है। तो ये डिडक्ट होगा, ये माइनस होगा। इतना तक सब प्लस प्लस चल रहा था क्लबिंग तक, और ये जो है ना, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये लॉस से रिलेटेड है। दिस इज़ बेसिकली अ बेनिफिट, इसलिए ये डिडक्ट हो रहा है। इतना सिंपल याद रख लो, ये बेनिफिशियल प्रोविजन है इसलिए डिडक्ट हो रहा है। ये सब जोड़ने घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ये है जीटीआई। अभी ग्रॉस टोटल इनकम से चैप्टर 6A का कुछ, ये भी बेनिफिशियल सेक्शन है, ये भी बेनिफिशियल सेक्शन है। 80C to 80U इसका सेक्शन का रेंज है। इसमें फ्यू एक्सपेंसेस, फ्यू इनकम्स, ये चीज़ को गवर्नमेंट प्रोविजंस के थ्रू बोलते हैं कि ये लाइक यू हर्ड ऑफ दिस थिंग्स, टैक्स सेविंग स्कीम्स। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर आप पीएफ पीएफ वगैरह में, प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये सब में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये जो टैक्स बेनिफिट वाला चीज़ है, ये डिडक्शंस में कवर होते हैं। ओके, ये सब हम लोग, चिंता मत करो, अपने सब डिटेल में सीखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये सब। अभी बस एक ओवरव्यू ले लो। तो डिडक्ट करने के बाद जो इनकम आता है उसको बोलते हैं टोटल इनकम। ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करके पेमेंट करना है। दिस इज टोटल इनकम। इसको कुछ कुछ बुक्स में आपको दिखेगा नेट टैक्सेबल टोटल इनकम के तरह से भी लिखे जाते हैं इसको। नाउ टाइप्स ऑफ एसएससी कौन कौन कवर होते हैं? एक तो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म में ही एलएलपी आ जाता है। एलएलपी इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ फर्म। कंपनी, बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, प्राइवेट बोले तो आप लोग जनरली इन जनरल जिसको देखते हो कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक बोले तो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी जिसका शेयर्स कोई भी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जैसे एनएससी हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ओके, फिर एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, फिर पॉलिटिकल पार्टी, ये सब का भी अपने देखेंगे बाद में, ये सब का भी असेसमेंट सीखेंगे। ओके, सो बेसिकली आवर coverage, so basically our coverage will be means learning contents। एक तो आपको हेड्स ऑफ इनकम सीखना है जिसपे 5 हेड्स आते हैं। फिर उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम सीखना है। एग्जेम्प्ट मतलब नॉट टैक्सेबल, जिस पे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। फिर सेट ऑफ
and carry forward of losses आता है, benefit, फिर क्लबिंग आता है, क्लबिंग प्रोविजंस। इसको आप लोग ऐसे याद रख लो, दूसरे का इनकम वो भी ऐड होता है। फिर एक तो अपने देखा, अपने करेंगे डिडक्शंस, ये भी बेनिफिशियल प्रोविजन है। हेड्स ऑफ इनकम एग्जाम्प्ट, क्या छूट रहा है, डिडक्शन, क्लबिंग। एंड इसके बाद और एक टॉपिक अपने को सीखना होगा, असेसमेंट ऑफ डिफरेंट एसएससीज। ओके, ये हो गया अपना सिलेबस। तो अपने फर्स्ट चैप्टर के तरफ मूव कर रहे हैं अभी। और एक चीज़ याद रख लो, कुछ भी आप लोगों को ऐसा बहुत सुनने को मिलेगा कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ये ऑथर का बुक बेटर है, वो मॉड्यूल बेटर है, ऐसा कुछ नहीं करने का। जो इंस्टीट्यूट वाला मटेरियल है, रिलाई ऑन दैट थिंग। क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। आप लोगों को करना क्या होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, वो भी मैं पहले एक जगह पे आपको समरी दिए देता हूँ। क्या क्या आप लोग पढ़ोगे, मटेरियल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबको ये चीज़ में बहुत सारा मार्केट में ज्ञान फैला हुआ है, वो सबसे परेशान हो जाते हैं बच्चे, ये क्या पढूं। तो एक तो आईसीएसआई का जो भी मटेरियल है, कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस थिंग। मैं पढ़ाऊँगा भी यहीं से ही, और आप लोग पढ़ना भी इसी में से। क्वेश्चंस इन स्टडी मॉड्यूल, पास्ट क्वेश्चंस, या फिर कोई भी रिवीजन टेस्ट पेपर्स, या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स। इतना कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट, more than sufficient. No other books. ओके, कांटा मार देता हूँ, नो अदर बुक्स, ये चीज़ याद रखना। एक मटेरियल पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, उसमें आपका जो स्किल डेवलप होगा। आप 4 मटेरियल एक एक बार पढ़ के वो चीज़ डेवलप नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट मी। आगे आपकी मर्ज़ी है। तो वी आर गोइंग टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायरेक्ट टैक्स वाला थिंग। ये सब कंटेंट्स ही चल रहा है। ओके, सो लेसन 1 आपको, ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी है। इसमें क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिख रहा है, टैक्सेस एंड इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस, canons of taxes, objectives of taxation, direct versus indirect taxation, background of taxation system in India, tax structure in India, administration, vital statistics and layout, self-test questions. This is basically
theory chapter helps in developing बेसिक्स. आपको बस समझ में आएगा कि ये टैक्सेशन इंडिया में कैसे गवर्न होती है एंड ऑल सच स्टफ्स. तो we will start this chapter in a while. Okay, एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. After that we'll straight away start with the chapter. I hope you are enjoying. Please bear with me. I'll definitely make things easy for you. I'll try my best. Okay, just go and freshen up. We'll start in a while.